नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी हैं तो चंद्र नीति में मोदी, दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो कुछ परिदृश्य दिख रहा है उसमें ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जो है वो चुन के आएंगे और एनडीए गठबंधन उनको अपना नेता मान भी रहा है, बैठक भी चल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति के पास जाकर अपना इस्तीफा दे दिया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वो काम भी कर रहे हैं। पर इस सब के बीच में चूंकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और ऐसे में जो है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार, तो दोनों के साथ लोग बहुत प्यार से बाबू कहते हैं, तो दो बाबू जो हैं वो किस तरह से ये जो गैप भरेंगे बहुमत का और उसके बदले क्या क्या चाहेंगे, इसको लेकर पूरे देश में कवायद है। तो ये सारी कवायद जो है उसमें किस तरह के समीकरण बनेंगे और क्या होगा ये अभी हम बातचीत करेंगे। इस बीच में हमारे सामने एक बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। पीएम आवास पे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में जो है तमाम प्रमुख नेता जिसमें अमित शाह, राजनाथ, जेपी नड्डा मौजूद हैं और इस बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी भी मौजूद हैं। दिल्ली सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। ये इस बारे में जो दिल्ली में बैठक हो रही है और किस तरह से सरकार बनाने की कवायद चल रही है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी स्नेह कमल के पास जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। स्नेह, बताइए आगे का क्या डेवलपमेंट है? सुभाष जी, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जो है एनडीए घटक दलों की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही थी, अब वहां से ऐसी खबरें आई हैं कि प्रधानमंत्री ने जो तमाम घटक दलों के साथ वार्ता की है, अब उसमें ये तय हुआ कि अब से कुछ देर के बाद ही एनडीए के जो घटक दल है प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे और आज ही सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री दोपहर में राष्ट्रपति भवन गए थे, औपचारिक रूप से अपनी पिछली सरकार का इस्तीफा दिया और जिस तरह से आपने बताया कि राष्ट्रपति ने उन्हें कार्यकारी के रूप में काम करने का निर्देश दिया। अब अभी जो प्रधानमंत्री आवास पर जो एनडीए घटक दलों की बैठक चल रही है उसमें यह निर्णय हुआ कि अब से कुछ देर के बाद ही तमाम जो एनडीए घटक दल हैं अपना समर्थन देंगे भाजपा को और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगे और आज ही सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे। क्योंकि सुबह जिस तरह से जो है चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों एनडीए और इंडिया दोनों ही अपनी अपनी तरफ से जो है अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगे हुए। इसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से कोई कसर न छोड़ते हुए आज के आज ही राष्ट्रपति से मिलने का और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने का निर्णय किया। सुभाष जी, ठीक है, इसने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं पर कोई चूक ना हो और जल्दी से जल्दी सरकार बने और अपने कामकाज में लगे और विपक्षियों को ये मौका ना मिले कि वो घटक दलों के साथ किसी प्रकार की बार्गेनिंग कर सकें। आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमको अपडेट करते रहेंगे। इस बीच में हमारे साथ जो हैं लक्ष्मी वर्मा जी, भाजपा की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ मणि वैष्णव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिरीष मिश्रा जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और भोपाल से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले राघवेंद्र जी आप ही की तरफ आते हैं कि ये जो दिल्ली में जो कुछ घटनाक्रम घट रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। पहले ये लग रहा था कि शायद 10 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं, ये थोड़ा आराम से प्रोसेस हो रही थी। बहुत बार हमने देखा कि लोग मुहूर्त भी देखते हैं, बहुत सारे नरेंद्र मोदी के बहुत सारे आयोजनों को हमने देखा कि वो खास मुहूर्त में टाइमिंग तक को सेट करते थे। पर यहाँ पर ताबड़तोड़ में कल अभी देर तक, रात तक या आज सुबह तक नतीजे आए हैं और उसके बाद सीधे उन्होंने घटक दलों के साथियों को बुला लिया, दिल्ली में बैठक कर ली, राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया और अभी ये जो जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी वो अपने साथियों के साथ राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं और अपना दावा पेश कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वह शाम को उसकी बैठक हो रही है। तो ये जो जल्दबाजी है और ख़ास करके ये दो नेता जो बहुमत में सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और बाकी लोग जो हैं उनके पुराने इतिहास को देख के या उनके बार्गेनिंग करने के रोल को देखकर
या उनके इधर से उधर होने को देखकर मुझे लगता है कि ये किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेके तत्काल सरकार बनाने की ये जो कोशिश है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं जी ये बहुत कुछ बयां करते हैं। जी एक तरह से इंडी ब्लॉक को जिस तरह से जबरदस्त सफलता मिली है और उसको लेकर बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। मैं उसको सिर्फ एक लाइन में कहूंगा कि बिल्ली के भाग से छीके टूट गए जी और जो इंडी ब्लॉक 200 के पार पहुंचा है वो 272 की कल्पना करके सरकार बनाने की बातें करने लगे हैं और उस लिहाज से बीजेपी को लगता है कि ये मौका चर्चा में आने के बजाय काम करने की स्थिति में जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से बीजेपी को या एनडीए को झटका लगा है। 400 पार का जो उन्होंने बड़ा नारा दिया था, उस नारे के वो समीप भी नहीं पहुंच पाए, उससे काफी दूर रह गए, 100 सीट से भी पीछे रह गए हैं। तो उनको लगा कि एक गलती तो 400 पार का नारा देकर हुई थी और दूसरी गलती ऐसी हो जाए कि अगर हम इसमें डेट लतीफी करें तो जो आपने कहा कि बार्गेनिंग भी करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि गुजराती बार्गेनिंग करते हैं, दक्षिण भारत के नायडू भी बार्गेनिंग कर सकते हैं और नीतीश कुमार भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब परिस्थितियां बदली हुई है। नायडू जी को अपने राज्य की चिंता होगी और नीतीश कुमार जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो बहुत बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब ये सब जो है एक तरह से राजनीतिक अस्ताचल की तरफ है, तो हर कोई चाहेगा कि उनका जो राजनीतिक करियर है उसका समापन बड़े सम्मान के साथ हो। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भी सौदेबाजी कम करेंगे, नायडू जी के लिए राज्य की चिंता होगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जो झटका और जो सदमा लगा है 400 पार का नारा देने के बाद वो 250 भी पार नहीं कर पाए, तो हमें लगता है कि इस समय बीजेपी और एनडीए के लोग बहुत संभल कर चलेंगे और संभल कर चलने का ही ये संकेत है कि वो जल्दी से सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इंडी ब्लॉक को ये मौका ना मिले कि एनडीए के गठबंधन में दरारें हैं और वहाँ सौदेबाजी ज़्यादा हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है। हमें लगता है कि इस बार की जो तीसरी पारी है वो बहुत ही कठिनाई भरे रास्तों से गुजरेगी। और मैं एक शब्द और बोलूँगा इसमें कि इस बार एनडीए और खासतौर से बीजेपी और उसमें भी खासतौर से नरेंद्र मोदी के लिए इस बार की सरकार कांटों भरा ताज होने वाली है, क्योंकि देश के भीतर, पार्टी के भीतर उनको बहुत चुनौतियां मिलेंगी। जितना उन्होंने 2 बार के कार्यकाल को बड़ा स्मूथली निकाला है 2014 से लेकर 2024 तक, अब वो कार्यकाल की तुलना में ये कार्यकाल ऐसा होने वाला है कि जिसमें उनको कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अगर इसको वो सफलतापूर्वक पार कर गए तो वो सच में भारतीय इतिहास में एक अच्छे और सफल राजनेता माने जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी राघवेंद्र जी, अच्छी बात आपने कही कि उनको चुनौतीपूर्ण उनका अगला कार्यकाल होगा। पर जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को याद करें हम, कि जो 1999 में एनडीए के 24 दलों के साथ बनी थी और 5 साल चली थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में मनमोहन सिंह से आंध्र के लिए जो विशेष पैकेज मांगा था, 5 साल के लिए स्पेशल स्टेटस मांगा था, ये भी बात हुई थी। पर जो नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, जिस तरह से उन्होंने 10 साल अभी राज किया और जिस तरह वो डिसीजन लेते हैं, जिसमें वो पार्टी के भीतर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था। जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे लोग चकित थे कि हमको नहीं मालूम कि ये क्या निर्णय हुआ। तो मोदी जी जिस तरह से निर्णय लेते हैं या जिस तरह उनकी कार्य पद्धति रही है, या वो एक प्रकार से मतलब कहना चाहिए कि उनको लगता है कि जो सही है वो करते हैं। पर अब ये गठबंधन की राजनीति में जहाँ पर मोदी अपनी ही पार्टी में भी कमज़ोर दिख रहे हैं, जो मैजिक था, जो मोदी मैजिक था, जो कम हुआ है, जो आपने कहा कि वो 250 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम से पूरा चुनाव लड़ा गया, जो भाजपा पूरे दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नाम से चुनाव नहीं होकर वो एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव हुआ। और ऐसे में वो व्यक्ति उस तरह का गिमिक भी नहीं रच पाया जिस बनारस में उन्होंने इतना सारा कुछ तामझाम किया। उस बनारस ने उनको सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीतने दिया, जबकि बहुत सारे नेता 5-5 लाख, 8-8 लाख वोट से जीते। तो ये कहीं मोदी मैजिक जो कम हुआ है, तो पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर तो ये लोग जो हैं वो जो करेंगे करेंगे, पार्टी के भीतर भी लोग उनको चुनौती देंगे।
या पार्टी के भीतर से ज़्यादा होती है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार का चुनाव भारत का चुनाव नहीं था, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का भी चुनाव हो गया था। जी। इस चुनाव के पहले जो गतिविधि होगी मैं संक्षेप में उसके बारे में जानना चाहूँगा। जिस तरह से भारतीय राजनीति में कनाडा की एंट्री हुई थी, चाहे वो किसी भी घटनाक्रम खालिस्तानी आतंकियों को लेकर हुई हो, चाहे वो अमेरिका की एंट्री हुई जिसमें पन्नू के लेकर बात हुई कि खालिस्तानी जो आतंकवादी पन्नू है भारत में अस्थिरता की बात करता है, हमला कराने की बात करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो कहा कि हिंदुस्तान अब हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों की हत्याएं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें, या इंग्लैंड की हम बात करें, वहाँ भारत के उच्चायुक्त पर जिस ढंग से भारतीय झंडे को हटाया गया और बाद में उसको लगाया गया, और खालिस्तानी जहाँ घटनाएं वहाँ हुई, तो ये बहुत सारी बातें हैं। इसमें इंग्लैंड शामिल है, कनाडा को हम जोड़ सकते हैं, अमेरिका को जोड़ सकते हैं, पाकिस्तान और भारत का तो इस मामले में विवादों में चोरी दमन का साथ है, चाइना को भी हम इसमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस बार का जो चुनाव था वो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कई मामले में बड़ा अनूठा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। तो इसमें नहीं कहेंगे कि सिर्फ भारतीय लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, इसमें विदेशी ताकतों ने भी इलेक्शन लड़ा है, किसी न किसी के पीछे खड़ा होकर। ये आने वाले समय सब चीजें उतरेंगी, लेकिन अभी जो मामला है वो केवल नरेंद्र मोदी की चुनौती का नहीं है। नरेंद्र मोदी चूंकि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, इसके पहले वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उनको अमेरिका जाने पर बंदिश लगी थी। तो मुझे लगता है कि उनके पास भारतीय राजनीति का आंतरिक अनुभव भी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रधानमंत्री के नाते भी अनुभव हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता होंगी और इसके चलते वो जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, मुझे लगता है कि जो कुछ घटित हो रहा है वो उसी रणनीति का हिस्सा है। 400 पार का नारा उनकी एक गलत रणनीति का हिस्सा था। अब उसकी भरपाई के लिए हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जरूर काम कर रही होगी। मैं एक बात कहूंगा गुजरातियों के बारे में, भारत में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग जबरदस्त नेगोशिएट करते हैं चीज़ों को, नेगोशिएटर बहुत ज़बरदस्त है। तो उसमें अगर हम दक्षिण भारत के नायडू जी की बात करें या नीतीश कुमार जी की बात करें, तो नेगोशिएट करने के मामले में ये तीनों लोग मिलकर चीज़ों को साध लेंगे। और नरेंद्र मोदी को पता है, जिस ढंग से हमने उनका कामकाज देखा है, वो चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ रणनीति भी अच्छे से बनाते हैं, बशर्ते कि उनके साथ भगवान रहे। क्योंकि अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, तो अलग बात है, बाकी चीज़ों को वो संभाल लेंगे, ऐसा हम सबको लगता है। एक पत्रकार के नाते मेरी ये राय है। जी, तो आपदा में अवसर खोजने का कौशल मोदी जी के पास है, और भगवान की मर्जी का जहाँ तक सवाल है तो उससे हम सब लोग संचालित हैं। पर मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी लक्ष्मी वर्मा जी, कि भगवान राम का नाम लेकर जो भाजपा थी वो दो से लेकर उसने इतनी बड़ी यात्रा पूरी की। अब जब आपने ये प्रचारित किया कि हमने 500 साल से जो राम वनवास में थे उनको घर दिया, आपने फ्रंट पेज पे अखबारों में, टीवी में विज्ञापन दिया कि जो राम को लाए हैं आप उनको लाएं, और उसी अयोध्या ने, फैजाबाद ने आपको खारिज किया, उत्तर प्रदेश ने खारिज किया। आपने जिस विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया और जिसके लिए आपने बहुत सारी बातें की, वहाँ पर भी उस तरह का प्रतिसाद नहीं मिला जैसे पहले मिला था। तो क्या वजह है कि तमाम धार्मिक छवि और तमाम हिंदूवादी भाषण के बाद जो सबका साथ सबका विकास आपका नारा था, वो एक तरफ नेपथ्य में जाता है, और चुनाव में दौसा से जो बात, राजस्थान के दौसा से शुरू होती है कि ये जो है आपसे आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपसे ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, और वो नैरेटिव लोगों को पसंद नहीं आता। तो अब चूंकि ये जो दो लोग जुड़ रहे हैं, आपस बहुमत नहीं है, तो ये बात तय है कि राघवेंद्र जी जो बोल रहे थे कि ये तीनों मिलके किन्हीं भी कारणों से, अपने जो भी कारण हो, अपने अपने ईगो को, अपनी कार्य पद्धति को, पूर्व के अनुभव को एक तरफ रखेंगे और देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए मिलजुल के काम करेंगे। पर बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता थे, जैसे राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ पर जब स्लिप निकली थी मुख्यमंत्री की, तो उस समय सबने टीवी पे देखा था वसुंधरा राजे का चेहरा। तो बहुत सारे, शिवराज सिंह जिनके नेतृत्व में चुनाव, जो बहुत बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के, और उनको एक तरफ रखकर जो है वो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान वो ये हो, और अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही इसमें एक दांव पटका। उन्होंने खेल खेला कि उन्होंने कहा कि इन्होंने 75 के बाद रिटायरमेंट की बात की है, तो मोदी अब 75 के होने वाले हैं सितंबर में, तो अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये भी इस तरह की बात भी की।
कांग्रेस ने जगह जगह ये नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की कि ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण छीन लेंगे। ये भी एक नैरेटिव कांग्रेस की ओर से चुनाव में कहा गया। तो दोनों तरफ से बहुत सारी बात हुई। अब रिजल्ट सामने है, 400 पार हुआ नहीं, 250 पार भी नहीं हुआ, पर सरकार बन रही है। और अब आप कह रहे हैं कि हम घटक दलों के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। तो ये सरकार जिसमें एक आदमी इतना पावरफुल था कि जो चाहे कर रहा था, क्या ये सरकार आगे कैसे चलेगी? देखिए 2014 में हमने एनडीए के साथ में गठबंधन चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद भी हमारा जो एनडीए है हमने पूर्ण बहुमत 2014 में भी हासिल किया और उसके बाद 2019 के चुनाव में। लेकिन हमारे जो घटक दल है वो लगातार हमारे साथ चलते रहे। ये एक बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी की। वो इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अविस्मरणीय कार्यकाल रहा है। और इसको लेके जिस प्रकार से अभी हमारे पत्रकार भाई बात कर रहे थे कि ये आज ग्लोबल मार्केट का जो जमाना है, ग्लोबल पॉलिटिकल का जमाना है और इस जमाने में सारी राजनीति में कोई व्यक्ति बहुत कहना चाहिए उभर कर अगर सामने आता है तो उसको घेरने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इसमें नजर भी आई। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने नेगेटिव सेट किया आरक्षण को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम उनको क्लियर नहीं कर पाए हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी एनडीए गठबंधन से हम पूर्ण बहुमत के साथ इस जनता ने हमें सदन में भेजा है और निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और उनमें क्षमता है कि वो सबको लेके चल सके। निश्चित रूप से सारे दल के अपनी पार्टी के भीतर भी अपनी अपनी विचारधारा को रखते हैं, तो वो बात को कहीं ना कहीं जब मीडिया तक आती है तो वो विरोधाभास के रूप में उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। जब हम साथ काम करते हैं तो एक दूसरे की विचारधारा का जो है वो सम्मान करते हुए हम राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। और ये हमारा बिल्कुल लक्ष्य है भाजपा का और साथ में हमारे जितने भी घटक दल हमसे जुड़े हुए हैं कि निश्चित रूप से इस भारत को समृद्ध भारत बनाना है, इस भारत को सशक्त भारत बनाना है, इस देश से गरीबी मिटाना है, इस देश के जो तरक्की है उसको आने वाले 2045 तक हमने लक्ष्य तय किया है कि विकसित भारत के रूप में हमको इस भारत को दिखाना है। तो निश्चित रूप से इस दिशा में ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो भी जनमत आया है वो स्वीकार्य है, लेकिन आगे भी जो रणनीति होगी वो इस देश को सामने रखकर होगी। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। आज आप जिस राम की बात कर रहे थे, ये मुद्दा हमारा आज से मुद्दा नहीं है। जब से हमारी पार्टी है तब से हमारी विचारधारा में राम राज्य की स्थापना, राम जन्मभूमि को बनाना ये हमारा एजेंडे में शामिल रहा है और उसको हमने पूरा किया है। और ये कहीं कोई ऐसा राजनीति का लाभ लेने के लिए किया गया ऐसा नहीं है। ये हमारी संस्कृति और संस्कार से जुड़ा है। भारत के बहुसंख्यक जो आबादी है वो राम पे आस्था रखती है, उसके जन्मभूमि पे आस्था रखती है। ठीक है, मैंने कहा लोकतंत्र में जो भी रिजल्ट आया है वो सम्मानजनक है, लेकिन इस देश को ये संस्कृति संस्कार को बनाए रखने का काम मोदी जी किया है। जी, तो ठीक है। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, मणि वैष्णव जी। मणि वैष्णव जी, आप ये पूरी बात सुन रहे थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी जो है इंडिया गठबंधन की वहाँ बैठक हो रही है खड़गे जी के यहाँ, और कल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस खेमे में बड़ा उत्साह है। आप बहुमत से दूर हैं आप लोगों ने, पर हाँ कांग्रेस ने गेन किया है और बाकी लोगों ने भी। यूपी में खास करके, यूपी जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यूपी जहाँ से कि देश की राजनीति 80 सांसद हैं जो ये तय करती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कौन जाएगा, उस यूपी में आपने बीजेपी की जितने भी दावे थे उसको एक तरफ रख कर आपने पूरा वहाँ का सुशासन, वहाँ पे गुंडागर्दी सब खत्म हुई। समाजवादी पार्टी को लेके बहुत सारे बातचीत होती थी, बावजूद इसके जनता ने इस बार यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे भरोसा किया और उनको ज़्यादा सीटें जिताई। पर अभी भी आप सरकार नहीं बना रहे हैं। पर राहुल गांधी कल कह रहे थे कि हम जातिगत गणना कराएंगे, हम जो है बहनों को जो हमने वादा किया है वो हम करके देंगे। तो कहीं ये लग रहा है कि ये जो बैठक है विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में तो बैठना पड़ेगा क्योंकि अब बहुमत तो एनडीए के पास है और नरेंद्र मोदी जी ने अब दावा पेश करने जा रहे हैं अपना,
और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उन्हीं को बुलाएगी, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी उनको बुलाएगी, और उनके गठबंधन के पास बहुमत भी है और घटक दल उनके साथ जा रहे हैं, बैठक भी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की आगे की रणनीति कैसे होगी, एक दूसरा घटक दलों को बचा के कैसे रखेंगे। जो सरकारें आपकी थी उस सरकार में से लोग टूट के चले गए। अभी कांग्रेस के लोग चुनाव में भर भर के टूट के गए और उन्होंने कहा कि आप राम विरोधी हो, आप राम मंदिर में नहीं गए, बीजेपी भी ये कहती रही। तो अब ये चुनौती का सामना कांग्रेस किस तरह से करेगी? देखिए, चुनौती का सामना तो हमने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। अब तो हम और ज्यादा मजबूत हैं, चुनौतियों का सामना और ज्यादा मजबूती से करेंगे हम, तो उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं। दूसरी बात है, आप कह रहे थे कि आप जो है बहुमत से दूर है, उसके बावजूद आपके अंदर उत्साह है। देखिए, उत्साह इसलिए है क्योंकि जिस राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, वोट मांगती थी, उसी अयोध्या में करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जो स्मृति ईरानी कांग्रेस के समय में सिलेंडर का विरोध करती, सिलेंडर की महंगाई का विरोध करती थी और सरकार में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद जो है चुप्पी साध लेती थी, उसकी करारी हार पर हमें उत्साह है। 1.5 लाख वोट से, मात्र 1.5 लाख, स्वयंभू भगवान अपने आप को कहते थे नरेंद्र मोदी, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, और ये सब बातें जो कहा करते थे, अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। मात्र 1.5 लाख से उनकी जीत हुई है। राहुल गांधी 2 जगह चुनाव लड़े, फिर भी 2.5 लाख और 3.5 लाख से ज्यादा से वोट से जीते हैं। तो इस बात का उत्साह है हमें। उत्साह इस बात का है कि जनता ने महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर करारा तमाचा जो मारा है, इसका उत्साह है हमें। तो हमें इस बात का उत्साह है। और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे थे कि जो घटक दल है उन्हें कैसे बचा के रखेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले तक जितने लोग हमारे साथ थे, वो इसलिए साथ थे क्योंकि वो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, और हमारे साथ अभी भी वही है जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, जो संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जनता का हित चाहते हैं, देश की रक्षा चाहते हैं। ये सारे लोग हमारे साथ थे और ये साथ रहेंगे ही। और हम अगर विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, अभी देखिए, इंतजार करिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी जो है बैठकें हो रही है, बहुत जल्दी जो है सारी चीजें स्पष्ट होंगी, बहुत सारी कहानियां अभी बननी बाकी है। तो हम विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में, हम देश के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। विपक्ष में रहेंगे तो हम जो है विरोध करेंगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, और सत्ता में रहेंगे जनता के लिए काम करेंगे, हम जो वादे किए वो पूरे करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जो बात यह है कि पहले नरेंद्र मोदी पूरी तरह स्वतंत्र थे, उनके पास बहुमत था, अपने दम पे सरकार चला रहे थे, तब वो महंगाई दूर नहीं कर पाए, तब पेट्रोल डीजल की महंगाई दूर नहीं कर पाए, तब वो सिलेंडर का दाम कम नहीं कर पाए, तब वो बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें नहीं कर पाए, चीन से रक्षा नहीं कर पाए देश की, मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पाए। अब तो जो है वो दबाव में है, अब तो घटक दलों के दबाव में है। अब वो क्या करेंगे, अब तो स्वतंत्र भी नहीं है। तो ये देश के लिए सोचने का विषय है कि जब स्वतंत्र थे तब तो इस देश के लिए कुछ कर नहीं पाए, अब वो स्वतंत्र भी नहीं है, अब तो फैसले भी नहीं सकते स्वतंत्रता पूर्वक। अब इस देश का क्या होगा, ये सोचने लायक बात नहीं। मणि वैष्णव जी, देखिए, घटक दलों की सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी भी चला रहे थे, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह चला रहे थे। और इस देश की राजनीति में अगर हम कहें कि घटक दल जो हैं वो अगर पहले तो भी थे, पर 77 के बाद से तो चूंकि जनता पार्टी बनी और घटक दलों की राजनीति शुरू हुई। ये अलग बात है कि बीच बीच में बीजेपी एक ऐसी पार्टी निकली जिसको स्पष्ट बहुमत मिल गया, पर वो घटक के साथ थी। तो ये देश की राजनीति में अब घटक दलों की भूमिका तो है और उसी के बीच निर्णय होते हैं। और जब राष्ट्रीय महत्व की बात आती है तो कोई भी घटक हो, विपक्ष भी हो, तो साथ में खड़ा होता है। और हमने देखा कि कई अवसरों पर विपक्ष भी साथ में खड़ा दिखा, क्योंकि अगर राष्ट्रीय महत्व की बात है, अगर चीन अगर कुछ आग दिखाएगा तो कोई उसका साथ नहीं देगा, कोई पाकिस्तान आग दिखाएगा तो कोई उसका साथ नहीं देगा। ये अलग बात है। हम ये जो बात कह रहे थे आपसे, आप सत्ता में आने की अगर कोई बात सोचता है, आज आप पूरे घटक मिलाकर और आप कुछ भी कर लें, कोई भी इक्वेशन बना लें, वो इक्वेशन में आप अभी सत्ता के आंकड़े तक नहीं पहुंच रहे हैं। सत्ता का स्पष्ट आंकड़ा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। और जैसी सत्ता आती है तो आप लोगों का पिछला आरोप यही है लगातार मोदी सरकार पर, कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने, कि साहब ये ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं और हमारे लोगों को डरा धमका के ये पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब आप ये सरकार बनने के बाद फिर आप ये कहेंगे कि साहब ये जो हमारा बहुमत है इसमें से हमारे घटक दलों को ये तोड़ रहे हैं। जब कांग्रेस के ही लोग टूट के गए तो घटक दलों के लोग कितने दिन आपके साथ जुटे रहेंगे, ये एक सवाल था जो मैं आपसे पूछ रहा था।
बचे हैं वो इसीलिए बचे हैं क्योंकि वो डरते नहीं। जो डरते थे वो चले गए छोड़। अब जो बचे हैं वो डरते नहीं है, इसीलिए हमारे साथ हैं और वो कहीं नहीं जाने वाले। तो ठीक। बात ये, और आपने कहा कि घटक दलों के साथ पहले भी चलिए मैं रोकता हूं आपको। एक दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास में हो रही थी बैठक और इस बैठक में घटक दलों ने सौंपा समर्थन पत्र। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश कर सकती है एनडीए। दिल्ली एनडीए की अहम बैठक खत्म। पीएम आवास में हो रही थी बैठक। नई सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुनने के लिए घटक दलों की बैठक हुई। उन्होंने अपना समर्थन पत्र दे दिया। ये समर्थन पत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो अब किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता एनडीए, इसीलिए एनडीए जो है वो उन्होंने आज बैठक कर ली, घटक दलों का समर्थन पत्र ले लिया, राष्ट्रपति को सौंपेंगे और हो सकता है कि कल राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए अपनी शपथ लें। तो मणि वैष्णव जी, आप जो सोच रहे थे अभी वो नहीं हो रहा है। अभी आपको और आपकी पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि विपक्ष में बैठकर, आपने अच्छी बात कही कि डर के आगे जीत है। जो लोग डर गए थे वो आपको छोड़कर चले गए और जो आपके साथ हैं वो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और वो आपके साथ जुटेंगे। निश्चित रूप से जनता ने इस बार जो एक पूरा माहौल चल रहा था उसके खिलाफ भी मैंडेट दिया, ये सब जानते हैं। सब ये जानते हैं कि जो 400 पार का नारा था वो 300 तक नहीं पहुंचा। लोग ये भी जानते हैं कि बीजेपी जो अपने बूते सरकार बनाई थी पहले वो नहीं बनी। इसीलिए अभी राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि इस बार मोदी जी भी अपने को बदलेंगे और घटक दल भी बदलेंगे। तो मैं राघवेंद्र सिंह जी आपके पास फिर आता हूं कि ये जो कुछ डेवलपमेंट दिल्ली में हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी जो कुछ चीज़ें हो रही, बैठक हो गई, समर्थन पत्र मिल गया, सौंपने जा रहे हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं है कि एक भीतर एक डर तो है कि ये घटक दल के जिनका पुराना चरित्र ठीक नहीं है, ये कोई गड़बड़ी तो ना करें। देखिए, दरअसल जहां तक बहुमत की और सीटों की बात है तो बहुमत तो जैसे आप भी कह रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि बहुमत तो एनडीए के पास है सरकार बनाने का। लेकिन जहां तक कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडी ब्लॉक की बात करें, तो कांग्रेस 100 के करीब पहुंची है। तो कांग्रेस 100 के करीब पहुंचकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। मैं उन्हीं की बात को एक पत्रकार के नाते दोहराना चाहता हूं कि अगर एनडीए के पास 292 सीटें हैं और उनके गठबंधन के दल उनसे सौदेबाजी करेंगे तो कांग्रेस के पास तो 99 सीटें हैं, वो सौदेबाजी किस कीमत पर जाकर करेगी। तो बहुमत जरूर कांग्रेस के पास पहले से सीटें ज्यादा आई हैं, लेकिन अभी भी वो जिस ढंग से सरकार बनाने की बात सोचते हैं, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जितनी मैंने पत्रकारिता की उस हिसाब से अभी ये शेष चिल्ली के ख्यालों की तरह होगा कि इंडी ब्लॉक जो है वो सरकार बनाने की बात करे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि जहां तक सरकारों का मामला है, नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले कहा था कि अभी तक जो उन्होंने किया है वो एक तरह से फिल्म का ट्रेलर था, अब वो असली पिक्चर तो अब दिखाने जाएंगे। तो ये पिक्चर शायद बदली हुई परिस्थिति में थोड़ी सी इसकी स्क्रिप्ट बदल दी जाए, लेकिन उनके लिए हर घंटा महत्वपूर्ण लगता होगा जो हम समझ पा रहे हैं। इसलिए कि अगले 5 साल उन्हें काम करके बताना है, गठबंधन को साथ कर चलना है और फिर उसके चलते उनको रिजल्ट भी देने हैं, क्योंकि वो देश के साथ जो वादा करते आए हैं, अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी जो बात करती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो, तो बीजेपी अपने इस परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए हर घंटे का उपयोग करना चाहती है, इसलिए कोई भी दिन वो बर्बाद नहीं करना चाहती। और जैसा हम सब चर्चा कर रहे हैं कि अगर इसमें जितना देरी होगी, गठबंधन के लोगों के मन में अगर कुछ गणित आता है तो वो गणित भी इस जल्दबाजी की स्थिति में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जितनी ताकत अभी एनडीए के पास है उसके हिसाब से इंडिया ब्लॉक के पास उतनी ताकत नहीं है। जिस ढंग से वो सरकार बनाने की बात एनडीए कर रहे हैं, मॉरली बात करें, नैतिक रूप से बात करें, तो कांग्रेस और उनके गठबंधनों के पास
सरकार बनाने का दावा करने का नैतिक बल भी नहीं है, क्योंकि वो ना तो बहुमत के करीब पहुंच पाए हैं और ना एनडीए के पास बहुमत से सीटें कम है। इसलिए बिल्कुल कांच की तरह साफ है, सरकार मोदी बनाने जा रहा है, एनडीए बनाने जा रहा है। अभी तो सिर्फ लोगों को, बाकी को विपक्ष में बैठना है और फिर सरकार जहां गलती करेगी उसको घेरना है, उसकी गलतियों को सुधारना है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की ताकत भी यही है और भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता भी यही है कि विपक्ष मजबूत हो, जो पिछले 10 साल से कमजोर था। इस बार विपक्ष मजबूत होगा तो नरेंद्र मोदी पर भी थोड़ा सा अंकुश रहेगा और उनके फैसले मनमाने नहीं होंगे। उनकी मनमानी से न केवल उनके गठबंधन बल्कि भाजपा के लोग भी उस दर्द को महसूस करते थे। तो इस बार नरेंद्र मोदी पहले की तुलना में थोड़े से उदार होंगे, लिहाज करेंगे और लिबरल होंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। इस तरह की बातचीत आ रही है, नई सरकार को लेके उठापटक तेज है। आज ही राष्ट्रपति से मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने अपना इस्तीफा सौंपा और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एनडीए की बैठक संपन्न हुई और साथी दलों ने उनको समर्थन पत्र दिया और वो आज ही राष्ट्रपति को जाकर अपना पत्र सौंपेंगे और हो सकता है कि कल ही प्रधानमंत्री पद की शपथ हो जाए। हमारे साथ इस बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार शिरीष मिश्रा भी जुड़े हैं। शिरीष, अभी आप हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे। अभी राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि तीसरी बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े बदले हुए मिलेंगे, थोड़े उदार मिलेंगे और घटक दलों का सम्मान करते हुए वो जो उनके सपने हैं, जो उन्होंने सोचा था कि मैं जनता के सामने तीसरे कार्यकाल में, जैसा वो कहते थे कि अभी तो ये पिक्चर, अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो तीसरे कार्यकाल में देखने मिलेगी, तो वो पिक्चर होगी पर उस पिक्चर में उतनी मारधाड़ या उतना त्वरित निर्णय नहीं होगा। निर्णय होंगे पर मिल के होंगे। तो ये बदली हुई परिस्थिति में जो एनडीए है और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी से उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। उनका व्यक्तित्व मनमोहन सिंह से अलग है। वो बहुत अपने निर्णय में बहुत अडिग रहते हैं और बहुत बार जो निर्णय लेते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं समझते कि वो सबसे पूछें। पर अब चूंकि उनके साथ चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके साथ नीतीश कुमार है, जिनको लेके चलना उनकी मजबूरी है, तो ये माना जा रहा है कि अब की बार जो है मोदी उस तरह से एकाधिकार के साथ निर्णय नहीं ले पाएंगे और गठबंधन की धर्म को समझते हुए वो अब अपनी आगे की रणनीति को अपनाएंगे। शिरीष जी। मैंने इसके पहले जो भोपाल से जुड़े थे आपके अतिथि, मैं उनका नाम तो याद नहीं मुझे, राघवेंद्र जी। मैं जो चर्चा आखिरी में थी उतना ही सुन पाया था। तो लोगों का कहना है जिस तरह से लोग एकाधिकार की बात कर रहे हैं और बाकी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो गठबंधन की सरकारें नहीं है उन्होंने देश का बहुत भला नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की बस बात करूं तो उन्होंने भी कुछ निर्णय उनके बस बहुत अच्छे थे, लेकिन बाकी समय वो बदनामी का ही एक काल था जिसने कांग्रेस को और खत्म किया। कांग्रेस का बहुत क्षरण हुआ। यदि कांग्रेस उस तरह के अपने एलाइड पार्टनर के साथ नहीं होती तो शायद कांग्रेस बेहतर कर पाती। और मोदी को जिस परिवर्तन के लिए जनता ने लाया था वो परिवर्तन तो दिखाई दिया। तो पिछले 10 सालों में देश का डेवलपमेंट, देश की आर्थिक प्रगति जो दिखाई दी। लेकिन अब गठबंधन की बात है तो गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का उल्लेख किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक पार्टी को शून्य से आगे बढ़ाया था और वहां तक पहुंचाया था जहां उन्होंने गठबंधन की 22 दलों की सरकार चलाई। इसके बाद सोनिया गांधी ने 24 दलों की सरकार चलाने का एक उदाहरण पेश किया है। लेकिन गठबंधन सरकार की मजबूरी होती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ऐसा कोई काम नहीं कर पाए सिवाय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, या कुछ छोटे मोटे ऐसे निर्णय थे जो जिनके दूरगामी परिणाम हुए। और मनमोहन सिंह ने एक जो इकोनॉमी की उदारवादी नीति थी, उसके अलावा मनरेगा था। लेकिन उससे बड़ी चीज जिन चीजों के लिए दोनों सरकारें, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी की भी आलोचना हुई बहुत सारी विनिवेश नीतियों के कारण, और दूसरी मनमोहन सिंह की बात करें तो उनका कार्यकाल भ्रष्टाचार के कार्यकाल के रूप में एक इनएक्टिव प्रधानमंत्री के रूप में, ईमानदार लेकिन इनएक्टिव प्रधानमंत्री जिसके पास कोई पावर नहीं था, जिसके सामने कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा अपने विधेयक को फाड़ने की हिम्मत रखता था। इस तरह की अब जो बेहूदगियां भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन के दौरान में देखी गई, 77 में भी दुनिया ने देखा। उसके बाद इंदिरा गांधी को एक मेजॉरिटी दी और यही हाल जो शुरू हुआ 1989 से,
जो लंबे समय तक चला, जिसका परिणति 2014 में एब्सोल्यूट सरकार की रही, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी उनके पास वैसा बहुमत नहीं है। और देखिए, बहुमत नहीं होने का नतीजा सामने आने लगा है, वही सौदेबाजियां सामने आने लगी हैं। जिस चीज़ों के लिए ये जो पुराने स्थापित नेता हैं वो जाने जाते हैं, उनका परिवार जाना जाता है, वो सब सौदेबाजियों के लिए जाना जाता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र का, भारतीयों का कोई भला मुझे होता नहीं दिख रहा सॉरी। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी चूंकि हर विधा में माहिर हैं, तो वो अपने अंदर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला एक जो फ्लेवर है उसको लाने की कोशिश करेंगे, उस तासीर के साथ उन लोगों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे जो कम से कम उनके साथ सौदेबाजी न कर पाए। प्लीज, ये तो ठीक है कि ये वो तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, पर जब हम देखते हैं कि ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं, जो कभी इधर कभी उधर होते हैं, अब मजबूरी ये है कि इनका समर्थन तो चाहिए। इस समर्थन के साथ मोदी जी को सरकार चलाना है, पर मोदी जी जिस तरह का पार्टी में भी, ये पूरा बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी और दुनिया की पार्टी बता रही थी, वो पार्टी चुनाव में इस बार भाजपा की गारंटी की बात नहीं हुई, मोदी की गारंटी की बात हुई। भाजपा के नाम से वोट नहीं मांगा गया, मोदी जी के नाम से वोट मांगा गया। तो एक तरफ पार्टी जो है वो किनारे हुई और एक व्यक्ति सामने हुआ, और उस व्यक्ति के सामने होने से उन्होंने जो चाहे निर्णय लिए, पर वो ठीक है पार्टी हित में लिए, उसके फायदे हुए। उन्होंने जिसको चाहा नए से नए पहले विधायक को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को किनारे करके उन्होंने मोहन यादव को बनाया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की जो एक अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी थी जो लगातार ये कर रही थी। और नड्डा की हिम्मत इतनी हुई कि उनको ये कह दिया उन्होंने कि हमको आरएसएस जैसे संगठन की अब जरूरत नहीं है। ये भी बातचीत आई। तो सवाल ये था कि ये नहीं थी, एक चुनौती बाहर की है और एक चुनौती भीतर की। ऐसा नहीं होता कि राजनीति में सब आपको जय जयकार करें, हर आदमी एक दूसरा अवसर तलाशता रहता है, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं भी कहीं ऊपर तक जाऊं। तो कहीं आने वाले दिनों में लोग ये बात पूछ रहे हैं कि बीजेपी के भीतर भी ये जो इन लोगों का एक वर्चस्व था वो थोड़ा कम होगा। दूसरा, अगर मोदी जी देखते हैं कि ये थोड़े बार्गेनिंग करते हैं, तो क्या ये भी लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी जी कुछ राज्यों में जो बीजेपी की गलती हुई है कहें कि हमको अब स्पष्ट बहुमत के लिए हम अगले चुनाव में जाते हैं। क्या ऐसा भी संभावना दिख सकती है? देखिए, पहली बात तो आपने जो कही कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बात उठेगी, सबसे पहली बात है जिस बात पे 2014 में मोदी जी का कैंडिडेचर पार्टी के अंदर से गोवा अधिवेशन से निकल के आया, उसका लब्बुलवाब यही था कि जब लालकृष्ण आडवाणी ने इस बात का सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी क्यों, शिवराज सिंह और रमन सिंह क्यों नहीं, तब ये बात सामने आई कि बताएं उनके पास इतना बड़ा जन आधार नहीं है, वो उनके अंदर वो अपील नहीं है, पैन इंडिया अपील नहीं है कि वो मोटिवेट कर पाएं, लोगों को अपने पक्ष में ला पाएं या अपने वोटर को, जो भाजपा का वोटर नहीं है उसको भी अपने साथ ला पाए। और उन्होंने 2014 में करके दिखाया, 2019 में भी करके दिखाया, और 2024 की बात है तो वहाँ उनकी पार्टी के अंदर की जो चीज़ें थी, जो कैंडिडेट सिलेक्शन था और जो उनके पार्टी का स्ट्रक्चरल जो ढांचा था वो उस तरह से काम नहीं किया। मैंने कल भी इस चर्चा में बोला था कि जनता से ज़्यादा पार्टी का कार्यकर्ता ही तय करता है कि वो पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं। दूसरी बात आपने जो कही कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम करेंगे तो आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है कि उनको चलाने में दिक्कत आए तो वो फिर जनता के बीच में, उसकी संभावना भी बहुत है। और मुझे लगता है कि अभी जो एक मैंडेट आया है उसमें बहुत सारे लोग इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि हमने एक फ्रैक्चर मैंडेट क्यों दिया। राहुल गांधी उसको अपनी एक जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वैसी स्थिति है कि एक बच्चा लगातार 90 और 95% मार्क्स लाता है और वो बच्चा 85% जब मार्क्स लाता था उसके पिता उससे बोलते हैं कि तुमने बहुत अंडर परफॉर्म किया, जबकि वो क्लास में उसने तब भी टॉप किया है। और एक बच्चा जो 33 नंबर लाता रहा है, 33 नंबर भी नहीं लाता, उसको 40 नंबर आए हैं और वो कहता है कि मुझे मेरिट में नंबर 1 घोषित करो। ये इस तरह की स्थिति है जहां पर सारे दल मिलके भी 240 नहीं है आज की स्थिति में, और अकेले भारतीय जनता पार्टी 240। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के जो दावे हैं बड़े हास्यास्पद हैं, क्योंकि इसमें एक गलती नरेंद्र मोदी की है कि उन्होंने खुद इतना टॉल क्लेम कर दिया था कि इस बार 400 पार या 370 अकेले बीजेपी, ये उनके लिए मुसीबत का सबब है। ये आपने यदि पहले की कुछ चर्चाएं देखी हुई जो चुनाव के अच्छे विश्लेषक है, चुनाव रणनीतिकार है, योगेंद्र यादव या
आप प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर ने पहले ही बोला था कि एनडीए की गवर्नमेंट आएगी। ये मोदी ने जबरदस्ती एक सेट किया हुआ है कि मेरे को 370 लाना है या 400 लाना है, बोले सरकार तो 272 में बनती है, तो 272 से ऊपर के उनके पास फिगर है, और जो प्री पोल अलायंस है वो 294 उनके पास है, उनके पास उतनी सीटें। अब यदि उनके एलाइड पार्टनर यदि कहीं जाते भी है तो 18 वो लोग हैं, और साथ में उनके पास रामविलास पासवान के जो बेटे चिराग पासवान है उनकी पार्टी की उनके पास सीटें हैं, उनके पास राष्ट्रीय लोकदल की सीटें हैं, उनके पास शिवसेना जो शिंदे गुट है उसकी सीटें हैं, और उसके अलावा देश में कई ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ आना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे लोगों को इतने बड़े स्तर पर एकोमोडेट कर पाए। ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि मोदी बीच में बोल दें कि भाई हम चुनाव कराइए या फिर आप सरकार बनाइए, और वही स्थिति होगी जो 1977 में लोगों ने देखा, जो 91 में देखा, जो लोगों ने 96 में देखा। जब ऐसी सरकारें बनती है उनका हश्र क्या होता है, देश कितने पीछे जाता है, ये आपने सबने हमने देखा है। ठीक है शिरीष, आप ये कह रहे थे, एक कहानी दूसरी भी है जो अभी कहा लोगों ने, योगेंद्र यादव ने, या एक लड़का कहता है कि मैं मेरिट में आ रहा हूँ, टॉप करूंगा पूरी यूनिवर्सिटी में, और वो लड़का जो है जब ग्रेस मार्क्स से पास होता है तो लोग कहते हैं भाई तुम ही तो कह रहे थे कि तुम पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब 272 में काम चल रहा था और सरकार बन रही थी, जो बात सुमित्रा महाजन ने इंदौर में कही, सुमित्रा महाजन ने कहा कि हम 5 लाख से बीजेपी जीत रही है और हम सालों साल से जीत रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म किसी आदमी का वापस कराने की क्या जरूरत थी। सुमित्रा महाजन ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी, और अभी इंदौर अपनी स्वच्छता के कारण पूरे देश में नंबर 1 गिना जाता था, अब वो नोटा के कारण गिना जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि ये नोटा क्यों हुआ। बात यह है कि जो परसेप्शन बनाया, जो बात नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूरा चुनाव लड़ा गया, नरेंद्र मोदी की गारंटी पे लगा गया, और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में सफलता मिली। लोग कह रहे हैं कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो वहाँ तो जय जयकार हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी जीत, 2 सीटें कांग्रेस की थी, एक कम हो गई, 10 मिली। कई राज्यों में जीत मिली। उड़ीसा इन्होंने जीत लिया, जहाँ पर कि नवीन पटनायक इतने साल से थे। टीडीपी जो है, जो आंध्रा में वापस आ गई इनके साथ मिलके, वो बहुत हुई। पर जब आप बड़ी जीत का दावा आप अपनी तरफ से करते हैं और लोगों में उत्साह का संचार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खिलाफ में गया, ऐसा ये लग रहा है। और ख़ास करके मोदी जी चूँकि वही सबसे बड़े प्रचारक थे, और वो जो भी बोल रहे थे, हमने ये देखा कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार में या अन्य लोगों ने अगर कोई गलत बात बोली तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनकी पार्टी ने उनको किनारे लाया, सेम पित्रोदा से लेके जयराम रमेश से लेके सब लोगों को, चरणदास महंत को लेकर सबको अपनी अपनी जगह माफ़ी मांगनी पड़ी। पर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता मोदी जी से ये नहीं बोल पाया। दबे स्वर में सबने बोला कि आपने दौसा राजस्थान में जिस तरह का भाषण दिया और आप जिस तरह के भाषण दे रहे थे, ये भाषण की कतई जरूरत नहीं थी। आपका नारा था सबके साथ सबका विकास। आप कहने लगे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, खेत बांट लेंगे, ये चले जाएंगे, ये वहाँ भाग जाएंगे, और ये 2 शहजादे, जैसा उन्होंने पिछली बार दीदी वो दीदी बोला था। पर एक आदमी नहीं हुआ पार्टी में जो ये कहे कि मोदी जी ऐसा मत बोलिए, इसकी जरूरत नहीं है। पर किसी ने नहीं कहा। कांग्रेस में सबने माफ़ी मांगी और मंगवाई लोगों ने। चरणदास महंत की माफ़ी हम लोगों ने जारी की, उनको खेद व्यक्त करना पड़ा। सेम पित्रोदा को इन्होंने चलता किया, जिसने भी, जबकि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। जी हाँ, शिरीष जी बोल रहे हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही शिरीष जी की? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जब ये जो इस पूरे चुनाव में जिस तरह का नैरेटिव मोदी जी सेट कर रहे थे, जो कुछ बोल रहे थे, तो कोई टोकने वाला नहीं था। इस तरह का उनका 10 साल का कार्यकाल था, एक आदमी बोलने वाला नहीं था। सुभाष जी, आपने पूरे चुनाव के पहले भी देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह की बातें की। राहुल गांधी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। राहुल गांधी लगातार अपने चुनावी भाषणों में एक उद्योगपति को बार बार बीच में ला रहे थे। उद्योगपति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, और आपका उद्योगपति से कोई लेना देना नहीं था। आप एक आदमी को जो अपनी बात का जवाब आपसे इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहा है, तो आपने उसके नाम के साथ जितने तरह के विश्लेषण जोड़ने चाहे आपने जोड़े, जितने तरह के आपने आरोप लगाने चाहे मनगढ़ंत आपने आरोप लगाए, और आपने ये भी बताने की कोशिश नहीं करी कि आपकी पार्टी का पूर्व इतिहास क्या रहा है।
आप हर चीज में कि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो भूपेश बघेल ने ये बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। आप एक व्यक्ति को यदि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि उसको मालूम है कि मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ यदि कुछ भी बोलूंगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आप इस चीज का फायदा उठाते हुए लगातार उसका चीरहरण करते रहे और उसकी बिजनेस एम्पायर को आप नुकसान पहुंचाते रहे, उसको तरह तरह से चोर बोलते रहे और आप नहीं देखते रहे कि आपकी पार्टी ने क्या किया। नेशनल हेराल्ड का आपका क्या मामला है, आपकी पार्टी के ऊपर कितने बड़े एलिगेशन, किस तरह से आपने मनी का आपने दुरुपयोग किया है, किस तरह से उस पैसे को रूट किया है, किस तरह से आपकी पार्टी ने हरियाणा में जमीनें ली हैं। आप अपने परिवार का छोड़ के दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएंगे, फिर उससे उम्मीद करेंगे कि वो व्यक्ति आपको मर्यादित भाषण में आपको उसका जवाब दे। किस पे आरोप तो ये तो फिर उसका जवाब तो मोदी जी ने सभा में दिया ना, कि मोदी ने कहा कि तो पैसे लिया रहा भर भर के इनके साथ। पूरे देश में एक वैमनस्यता बढ़ाने वाला एक जो कांग्रेस का एक जो पूरा एजेंडा चल रहा है, राहुल गांधी जो एनजीओ के एजेंडे पे चल रहा है, जो कांग्रेस का वामपंथीकरण हुआ है, उससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला, नुकसान ही हुआ है। पता नहीं, अभी तो कांग्रेस ही हमारे साथ मणि वैष्णव है। बताइए भाई, अब आप लोगों का नुकसान हुआ है कि भला हुआ है? श्री जी को वो पूरी तरह सुन रहा था। कांग्रेस का कोई वामपंथीकरण नहीं हुआ है। कांग्रेस में हर तरह के लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं, और हमारी जो मुख्य विचारधारा ये है कि देश का जो संविधान है वही हमारी विचारधारा। और क्यों नहीं नाम लेंगे व्यापारियों का, सब कुछ सामने दिख रहा है कि यात्री ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं। कोयला परिवहन के लिए, कोयला परिवहन की गाड़ियां किसकी चल रही है? अडानी की चल रही है। लगातार जो है संस्थाओं को बेचा जा रहा है, अडानी को बेचा जा रहा है। क्यों? सब कुछ तो सामने है, क्यों नहीं नाम लेंगे? अंबानी अडानी का बिल्कुल लेंगे। जब हमको लगेगा कि अंबानी अडानी के कारण इस देश की जनता को नुकसान हो रहा है, इस देश को नुकसान हो रहा है, हम नाम लेंगे, बिल्कुल नाम लेंगे, और डंके की चोट पे नाम लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं जो ये व्यापारी हैं, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी को पोषित कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में रहने के कारण लगातार इन्हें लाभ पहुंचा रही है, तो बिल्कुल नाम लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अंबानी अडानी ये दो व्यापारियों के कारण देश के हित को लगातार नुकसान पहुंचा जा रहा है। ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही है, संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, इन्हें ही बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट को इनके हाथों में बेचा जा रहा है, रेलवे को इनके हाथों में बेचा जा रहा है, तो बिल्कुल नाम लेना बनता है। जी शिरीष जी, आप कुछ कह रहे थे? सुभाष जी, उनसे आप ये पूछिए कि सार्वजनिक संस्थाओं पर हमले की बात करने वाले लोग 1977 में कहाँ थे? देश में कितने बार धारा 356 का उपयोग हुआ? कितनी सरकारें किसने बर्खास्त की? प्रेस मीडिया पर किसने प्रतिबंध लगाया? लोगों ने क्यों खाली संपादकीय पेज छोड़े उस समय? और देश में क्यों कहा गया कि वो काला 2 साल नेताओं को किस जुर्म में अंदर डाला गया? उनसे पूछिए कि किस तरह से देश की बाकी संस्थाओं को इंदिरा गांधी जी के टाइम में, राजीव गांधी जी के टाइम में किस तरह से नियुक्तियां दी जाती थी। उनसे पूछिए कि किस तरह से जजेस के अपॉइंटमेंट में, किस तरह से बाकी संस्थाओं के अपॉइंटमेंट में कांग्रेस का हस्तक्षेप होता था। कांग्रेस के नेता किस तरह से सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखते थे, किस तरह जमीनों की बंदरबाट होती थी, और किस तरह से सारे अपने लोगों, किस तरह से बैंकों के घोटाले हुए, उसमें कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल थे। आदर्श घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, और जितने सारे घोटाले हुए हैं किस सरकार के कार्यकाल में हुए। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसकी सरकार में हुआ है? संविधान में यदि 100 संशोधन हुए तो कितने कांग्रेस ने किए, बताइए, उनसे पूछिए कि। ठीक है मणि जी, कांग्रेस ने। शिरीष मिश्रा जी जो पूछ रहे हैं आप संक्षेप में जवाब दीजिए, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है। जी मणि वैष्णव जी। देखिए, शिरीष जी ने कहा, आदरणीय बहुत ही अच्छे मतलब पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, तो इन्होंने जब कहा कि व्यापारियों का नाम क्यों लेते हैं, वो तो जवाब नहीं दे सकते, तो मैंने सवाल का जवाब दिया कि भाई जवाब हम उनका नाम क्यों नहीं लेंगे? लगातार जो सामने दिख रही चीजें, नाम लेना तो बनता है। तो उसके बाद शिरीष मिश्रा जी जो है लगातार, अब क्योंकि लक्ष्मी वर्मा जी शायद भाजपा प्रवक्ता है, वो गायब हो चुकी है यहाँ से, तो उन्हें जरूरी नहीं कि भाजपा प्रवक्ता अगर गायब हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का दायित्व निभाना शिरीष जी को जरूरी नहीं। वो जो है वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकार की तरह उन्हें बात करना चाहिए। ये लगातार तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उल्टा। अरे भैया, मैंने सिर्फ आपका जवाब दिया। आपने पूछा कि इन व्यापारियों का नाम आप क्यों लेते हैं, व्यापारियों का नाम क्यों नहीं लेंगे? सब चीज तो सामने है, सारी चीजें सामने है। लगातार जो है ट्रेनें, यात्री ट्रेनें रद्द हो रही है, आपको ही पता है। लगातार सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है, ये सब कुछ तो सामने है, तो हम क्यों नाम नहीं लेंगे? बस मैंने इतना ही कहा। ये लगातार आरोपों की झड़ी लगा दिए। तो चलिए कोई बात नहीं मणि वैष्णव जी, आप मेरे साथ और शिरीष मिश्रा जी इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।